1947 में जब रातों रात देश का नक्शा बदला तो लाखों लोग बिना किसी वीजा या गूगल मैप्स के अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत की तरफ भागे। अब कानूनी पेच यह था कि इन बेचारों के पास न तो भारत का कोई एड्रेस प्रूफ था और न ही कोई प्रॉपर्टी। अगर अनुच्छेद 5 में जो अधिवास वाला कॉन्सेप्ट है उसका कड़ा रूल यहाँ भी लगा दिया जाता तो ये जो बेचारे शरणार्थी हैं वे अपने ही देश में इलीगल एलियन बनकर रह जाते। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। संविधान सभा लेकर आती है अनुच्छेद 6, यानी कि उस दौर का संवैधानिक वीआईपी फास्टैग। इसमें 19 जुलाई 1948 की एक ऐसी कट ऑफ डेट रखी गई थी कि उससे पहले आने वाले को डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी और जो उसके बाद आएगा तो उसको 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड और फॉर्म भरने का कसरत करना होगा। तो आइए समझते हैं पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के इस दिलचस्प अर्ली बर्ड ऑफर को। सोचिए, आप पीढ़ियों से जहां रह रहे हैं, एक दिन सुबह उठने पर पता चलता है कि वह जगह पाकिस्तान में चली गई है। अब आप अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत आते हैं, लेकिन यहाँ कानून आपसे पूछता है, भाई तुम्हारा इंडिया में परमानेंट एड्रेस प्रूफ आखिर है क्या? यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे घर में आग लगने पर कोई आपसे आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी मांगने लगे। साल 1947 में भारत का विभाजन होता है और उसके बाद बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। इस परिस्थिति ने हालात ऐसे बना दिए थे जैसे किसी हॉस्टल में अचानक चेकिंग हो जाए और सबको समझ ही ना आए कि कौन किस कमरे का है। संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बिना किसी आधुनिक डेटाबेस या पासपोर्ट ऑफिस के रातों रात करोड़ों लोगों को ऑफिशियल सिटीजन आखिर कैसे बनाया जाएगा। इसीलिए संविधान के भाग 2 यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक को इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि यह एक तत्काल नागरिकता खिड़की की तरह काम करे। सामान्य परिस्थितियों में नागरिकता जन्म या अधिवास के आधार पर निर्धारित की जाती है, जैसा कि मैंने आपको अनुच्छेद 5 वाले वीडियो में बताया था। लेकिन भारत विभाजन ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जहां अधिवास के सिद्धांत का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। लाखों लोग जो पीढ़ियों से वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में रह रहे थे, अचानक शरणार्थी बनकर भारत आ गए। उनके पास भारत में कोई घर नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी और न ही तकनीकी रूप से भारत में उसका कोई अधिवास था। अब सवाल ये था कि क्या उन्हें विदेशी माना जाए या उन्हें भारतीय नागरिक का दर्जा दे दिया जाए। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अनुच्छेद 6 को संविधान में शामिल किया गया। अब पढ़िए अनुच्छेद 6 को। देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के तहत अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, भले ही अनुच्छेद 5 में कुछ भी क्यों ना लिखा हो, लेकिन 2 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करने पर ही वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। पहली बात, यदि उसके माता पिता या दादा दादी या परदादा परदादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और यदि वह 19 जुलाई 1948 के पहले ही निवास करने के उद्देश्य से भारत आ चुका हो और वो मामूली तौर पर भारत में रह रहा हो तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन दूसरी बात, अगर वो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया है तो भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा अगर भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा नियुक्त किसी सक्षम प्राधिकारी के पास उसने अपना पंजीकरण करवा लिया हो और उसका पंजीकरण स्वीकृत कर लिया जाता हो। ऐसी स्थिति में जो सक्षम प्राधिकारी होगा वो यह देखता कि संविधान के प्रारंभ से पूर्व उसने आवेदन किया है कि नहीं और आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास से भारत के क्षेत्र में वो निवास कर रहा है कि नहीं। तो ये तो हुआ अनुच्छेद की मुख्य बातें। लेकिन इस अनुच्छेद में आपको कई ऐसे फ्रेजेस मिलेंगे जिसके बिना हम इसका सही मतलब नहीं समझ सकते हैं। हमें उसे किसी भी हालत में समझना ही होगा, तभी हम इसके मर्म को समझ पाएंगे। तो आइए उसे भी समझते हैं। सबसे पहली जो शब्दावली है आप उस पर ध्यान दीजिए। ये कहता है अनुच्छेद 5 में किसी भी बात के होते हुए भी। अनुच्छेद 6 की शुरुआत इसी लाइन से होती है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5। यह जो वाक्यांश है यह इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 5 पर ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है। जैसे कि हमने समझा था, अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता के लिए भारत में अधिवास होना अनिवार्य है।
अधिवास के लिए 2 तत्वों की आवश्यकता होती है, पहला निवास और दूसरा अस्थायी रूप से रहने का इरादा। विभाजन के दौरान आए शरणार्थियों के पास भारत में तकनीकी रूप से अधिवास नहीं था, क्योंकि उनका जन्म और अस्थायी निवास पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था। यदि अनुच्छेद 5 ही एकमात्र प्रावधान होता तो ये जो लाखों शरणार्थी थे ये नागरिकता से हमेशा के लिए वंचित रह जाते। कहने का अर्थ ये है कि अनुच्छेद 5 चिल्लाता रहा कि बिना डोमिसाइल की एंट्री नहीं मिलेगी, बिना डोमिसाइल की एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन अनुच्छेद 6 ने आकर कहा कि साइड हटो, मैं स्पेशल केस हूँ। अब दूसरी बात, नागरिकता की पहली शर्त यह है कि व्यक्ति का संबंध अविभाजित भारत से होना चाहिए। यहाँ अविभाजित भारत का अर्थ वर्तमान भारत से नहीं है, बल्कि भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत से है, जिसमें ब्रिटिश भारत और उसकी रियासतें शामिल थी, जिसमें कि हम आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सबको समाहित कर सकते हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नागरिकता का लाभ केवल उन लोगों को मिले जो जातीय और ऐतिहासिक रूप से इस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। यदि कोई विदेशी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे इस अनुच्छेद का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पूर्वज 1935 के भारत में नहीं जन्मे थे। जो तीसरा फ्रेज है वो है मामूली तौर से निवासी। अनुच्छेद 6 का जो क्लॉज ख है और उसका जो सब क्लॉज 1 है, उसमें कहा गया है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आए उन्हें अपने माइग्रेशन की तारीख से भारत में मामूली तौर से निवासी होना चाहिए। अब यहाँ जो मामूली तौर से निवासी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी शब्द है, जिसका अर्थ है कि निवास आकस्मिक या अस्थायी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का जीवन का केंद्र ही भारत होना चाहिए। सन्नो देवी बनाम मंगल सेन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि मामूली तौर से निवासी का अर्थ है कि व्यक्ति को बिना किसी सीरियस ब्रेक के भारत में ही रहना चाहिए। अब जो चौथी चीज़ हमें समझनी है वो है संविधान के प्रारंभ पर। अनुच्छेद 6 नागरिकता प्रदान नहीं करता, बल्कि यह घोषित करता है कि कुछ शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति 26 जनवरी 1950 यानी कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस डेट पर भारत के नागरिक समझे जाएंगे। यानी कि यह एक घोषणात्मक प्रावधान है जो उस विशिष्ट तिथि पर स्थिति को फ्रीज कर देता है। कहने का अर्थ है कि भविष्य में आने वाले प्रवासियों के लिए यह नागरिकता का कोई मार्ग नहीं खोलता, बल्कि 26 जनवरी 1950 तक की स्थिति को नियमित करता है। तो उम्मीद है अब चीज़ें यहाँ से और भी स्पष्ट हो गई होंगी। अब अनुच्छेद 6 में आपको एक महत्वपूर्ण तारीख मिलेगा, 19 जुलाई 1948। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर इसी तारीख को क्यों चुना गया, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 की तारीख का बार बार उल्लेख आता है। यह तारीख भारतीय नागरिकता कानून में एक वाटरशेड मोमेंट है। इस तारीख के महत्व को समझे बिना अनुच्छेद 6 की पूर्ण व्याख्या संभव नहीं है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद लगभग 1 वर्ष तक भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाएं खुली हुई थी। लोग बिना किसी पासपोर्ट या वीज़ा के आ जा रहे थे, लेकिन 1948 के मध्य तक यह स्पष्ट हो गया कि पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों का पलायन रुकने वाला नहीं है और सुरक्षा की दृष्टि से सीमा नियंत्रण अब आवश्यक है। और इसी संदर्भ में भारत सरकार ने 19 जुलाई 1948 को इन्फ्लक्स फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1948 लागू किया। इस अध्यादेश ने पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए परमिट लेना अनिवार्य कर दिया। अब ये जो परमिट था ये कई प्रकार का था। एक था टेम्पररी परमिट, यह कम अवधि की यात्राओं के लिए दिया जाता था। ऐसे परमिट पर आने वाले व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलती थी, क्योंकि उसका इरादा अस्थायी रूप से निवास करने का नहीं होता था। वो बस अपने परिवार के सगे संबंधियों से मिलने के लिए आते थे। दूसरा था परमिट ऑफ रीसेटलमेंट। यह उन शरणार्थियों को दिया जाता था जो पाकिस्तान में अपनी संपत्ति छोड़कर भारत बसने आए थे। यह परमिट अनुच्छेद 6 का जो क्लॉज ख है और उसका जो सब क्लॉज 2 है उसके तहत पंजीकरण का एक आधार बना। अनुच्छेद 7 के जो प्रोवाइजो हैं उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, जो कि मैं वहाँ पे बताऊँगा। और तीसरा था परमिट फॉर परमानेंट रिटर्न, अस्थायी वापसी परमिट। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण था जो पहले पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत लौटना चाहते थे। यदि कोई व्यक्ति इस परमिट के साथ लौटा
तो उसे अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता के योग्य माना गया। ऐसा माना गया कि मानो वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो। इसके बारे में भी मैं अनुच्छेद 7 में आपको विस्तार से बताऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग भारत आए उन्हें विभाजन की तत्कालीन हिंसा और अराजकता का शिकार माना गया। चूँकि उस समय कोई कानूनी रोक टोक नहीं थी, इसीलिए यह माना गया कि उनका भारत आना और यहाँ रहना ही उनके भारतीय होने का पर्याप्त प्रमाण है। इसीलिए उन्हें ऑटोमेटिक सिटीजनशिप दे दी गई। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग भारत आए उनके बारे में राज्य को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता थी, क्योंकि परमिट प्रणाली ने एक दस्तावेजी पहचान की व्यवस्था स्थापित कर दिया था। इसीलिए इस तारीख के बाद आने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन और 6 महीने के निवास की शर्त अनिवार्य कर दी गई, ताकि उनकी निष्ठा और उसके इरादे की पुष्टि हो सके। अब एक आखिरी चीज़ जो हमें समझनी है वो है माइग्रेशन। अगर आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 6 में माइग्रेशन का भी जिक्र मिलता है, और इसे अनुच्छेद 6 के संदर्भ में समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जितना दिखता है ये उससे ज़्यादा पेचीदा है। सामान्य अर्थों में माइग्रेशन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, खासकर जब यह अस्थायी रूप से एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए हो। इसे हम प्रवास भी कहते हैं। यह शब्द आमतौर पर मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यह विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि बेहतर जीवन के लिए या फिर काम के लिए, जलवायु या सुरक्षा की दृष्टि की तलाश में। अलग अलग कारणों से लोग प्रवास करते हैं। अनुच्छेद 6 में भी माइग्रेशन शब्द है, लेकिन ये इसीलिए पेचीदा बन गया क्योंकि ये स्पष्ट नहीं था कि क्या माइग्रेशन का अर्थ केवल शारीरिक रूप से सीमा पार करना है या इसमें हमेशा के लिए बसने का इरादा भी शामिल होना चाहिए। और जब यह प्रश्न उठा तो मौका देखकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना हाथ उठाया और कहा कि हम इसका जवाब देंगे, हम इसका जवाब देंगे। और फिर लोगों ने कहा कि ठीक है, फिर दो। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कई जवाब दिए, लेकिन हम चर्चा करेंगे ऐसे 2 प्रमुख जवाबों की जिससे हमारी दुविधा दूर हो जाएगी। तो जो पहला मामला है वो है श्रीमती सन्नो देवी बनाम मंगल सेन का मामला, जो कि 1961 का मामला है। इस मामले में प्रतिवादी मंगल सेन 1944 में अपने जन्म स्थान पाकिस्तान से जालंधर यानी कि भारत आ गए थे। फिर वे बर्मा चले गए और फिर विभाजन के बाद भारत लौट आए। उनकी नागरिकता को चुनौती दी गई थी क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक था और वो चुनाव लड़ना चाहते थे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 6 की व्याख्या करते हुए कहा कि माइग्रेशन शब्द का अर्थ केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं हो सकता। न्यायालय ने अधिवास के सिद्धांत को माइग्रेशन के सिद्धांत के साथ पढ़ा और न्यायालय ने यह माना कि अस्थायी रूप से बसने का इरादा माइग्रेशन का एक अनिवार्य तत्व है। यदि कोई व्यक्ति केवल यात्रा या अस्थायी उद्देश्य से आया है तो उसे अनुच्छेद 6 का लाभ नहीं दिया जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि 1961 में सन्नो देवी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक रोमांटिक शायर की तरह फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, सिर्फ शरीर का बॉर्डर पार करना काफ़ी नहीं है, आपका दिल भी भारत में बसा होना चाहिए। यानी अगर आपका शरीर इंडिया में है लेकिन दिल पाकिस्तान में अटका है तो फिर जाइए उसी गटर में। लेकिन फिर आता है कुलथिलमम्मू बनाम केरल राज्य का मामला, जो कि 1966 का मामला है, जिसमें सन्नो देवी के सिद्धांत को एक नया मोड़ दिया गया। दरअसल अबू बाकर नाम का एक लड़का था जो 1948 में 12 वर्ष का था। अपने माता पिता जो कि भारतीय नागरिक थे उसको छोड़कर वो पाकिस्तान चला गया। वह वहाँ नौकरी करने लगा और बाद में एक पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ भारत लौटा। जब उसे विदेशी अधिनियम के तहत डिपोर्ट करने का प्रयास किया गया तो उसने दावा किया कि वह कभी अपनी भारतीय नागरिकता को त्यागा ही नहीं, क्योंकि वह एक नाबालिग था और एक नाबालिग के रूप में उसके पास देश छोड़ने का या कानूनी इरादा बनाने का क्षमता ही नहीं था। कुल मिलाकर विवाद का मुख्य बिंदु ये था कि क्या एक 12 वर्षीय बच्चे का पाकिस्तान जाना माइग्रेशन माना जाएगा, जबकि कानूनन एक बच्चा अपना अधिवास बदलने का इरादा नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति वांचू के नेतृत्व में संविधान पीठ ने बहुमत से निर्णय दिया कि सन्नो देवी मामले में दी गई व्यवस्था बहुत संकीर्ण है और अनुच्छेद 6 के उद्देश्यों को वो विफल करती है। ऐसे में न्यायालय ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में ये लाइन लिखी हुई है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5। अनुच्छेद 5 अधिवास पर आधारित है जिसमें इरादे की आवश्यकता होती है। यदि अनुच्छेद 6
और 7 में भी इरादे की आवश्यकता होती तो संविधान निर्माताओं को अनुच्छेद 5 से अलग ये अनुच्छेद बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरी बात न्यायालय ने स्थापित किया कि अनुच्छेद 6 और 7 के संदर्भ में माइग्रेशन का अर्थ व्यापक है। इसका अर्थ है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शारीरिक गमन करना, चाहे वह अस्थायी रूप से रहने के इरादे से हो या फिर नहीं। हालांकि न्यायालय ने इसमें एक अपवाद जोड़ा कि गमन स्वैच्छिक होनी चाहिए और किसी बहुत ही सीमित या विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए, जैसे कि शिक्षा हो गया या चिकित्सा हो गया। अब चूंकि अस्थायी रूप से रहने के इरादे की आवश्यकता को हटा दिया गया, इसीलिए न्यायालय ने यह माना कि 12 वर्षीय अबू बाकर का पाकिस्तान जाना माइग्रेशन था। और चूंकि वह अनुच्छेद 7 के तहत पाकिस्तान चला गया, यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, इसीलिए उसने अपनी भारतीय नागरिकता खो दी। हालांकि इस मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने बहुमत से असहमति जताई थी और उन्होंने सन्नू देवी के निर्णय को ही सही ठहराया था, लेकिन चूंकि वे अल्पमत में थे इसलिए उनकी बातों का कोई मतलब नहीं था। कुल मिलाकर वर्तमान कानूनी स्थिति यह है कि अनुच्छेद 6 और 7 के उद्देश्यों के लिए माइग्रेशन का अर्थ बहुत ही व्यापक है और इसमें अस्थायी रूप से बसने का मानसिक इरादा सिद्ध करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति का शारीरिक रूप से एक देश से दूसरे देश में चले जाना ही प्राथमिक कसौटी है। अगर कुछ चीज़ें अभी भी अस्पष्ट हैं तो कोई बात नहीं, जब आप अनुच्छेद 7 समझेंगे तो सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। फिलहाल कैसा लगा ये आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब वाले औपचारिकताओं को अवश्य पूरा करें। मेरे सोशल मीडिया हैंडल को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं अक्सर मीम्स शेयर करता रहता हूँ।